बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। 14 अगस्त आपने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। कल हमने भी अपना शो करते हुए अच्छा खासा एंजॉय किया। मुझे बहुत मज़ा आया कल के शो के, क्योंकि हमने सियासत पे बात नहीं की थी। ये मेरे लिए अच्छी ज़्यादा बात थी। लेकिन जनाब एज़ यूजुअल आज का फॉर्मेट वही सेम होगा। हम स्टार्ट में पॉलिटिकल डिस्कशन करेंगे, आपको कुछ ना कुछ बताएंगे। और अखबार में आज पहली खबर है नाजरीन, बिजली की कीमतों में कमी, जल्द खुशखबरी होगी। और भारी बिलों से आवाम परेशान है, मुल्क की सनत भी तरक्की नहीं कर सकती है, जल्द 5 साल मौशी प्लान दूंगा, ऐसा कहा है प्राइम मिनिस्टर ने। तो जनाब बिजली की कीमतों में जो कमी है, इसको लेकर अगर आप खुश हो रहे हैं तो थोड़े से खुश हो जाएं। अच्छी खबरें हमें, या खुश होने के लिए खबरें बहुत मुश्किल से बहुत जी खेलें दिनों बाद मिलती है। सो हमने सोचा कि ये बता दिया जाए सुबह सुबह। लेकिन साथ साथ जी जो ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। 14 अगस्त के ऊपर हमने मुख्तलिफ तकरीबात देखी जिसमें प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर आला थी, जिन्होंने मुख्तलिफ डिस्कशंस की, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आई, उस पर भी मैं बात करूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो तो ये आइडियल मुल्क बन सकता है, और एक कौम बनकर मुल्क के लिए सोचें तो पाकिस्तान की तकदीर भी बदल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है, जिनमें सियासी अदम इस्तेकाम की बात की जाए तो वो सरे फहरिस्त है। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि किसी भी मुल्क में जो नारकी है, करप्शन है, बदइमानी है, लूटमार है, इंसाफ की जो अदम फरामी और दीगर जराइम उरूज पर हों, सिविल हुकूमत इन पर कंट्रोल हासिल करने में नाकाम हो जाए तो इससे मुल्क की सालमियत को ख़तरा लाहक हो जाता है। मगर जी अफसोस के साथ कहना ही पड़ता है कि सियासतदानों को तो फ़िलहाल मुल्क के हवाले से कुछ खातिर खा हमें लगता है फ़िक्र नहीं हो सकता, उनको लगता है कि उन्हें फ़िक्र है। सब अपनी अना की तस्कीन, पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम कर रहे हैं। सियासी क़यादत को मसाइल की संगीनी का इदराक करते हुए ये सजेशन ही हम दे सकते हैं कि मामलात बेहतर करने चाहिए, बातचीत से तय करने चाहिए। दूसरी जानिब जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कहा है कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वाले कोशिश करने वाले जो अनासर हैं, उनको मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम और फौज एक है। पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ जो बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की जो मजमून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद जो है झूठी खबरें, जो फॉल्स प्रोपेगेंडा है, इसके ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय की आइन इजाज़त तो ज़रूर देता है, लेकिन आइन पाकिस्तान ने इसकी वाज़े हद बंदी भी कर रखी है। जनाब ये है ताज़ा तरीन मुल्क की सूरत हाल, इस पर गुफ्तगू करेंगे। माजिद निज़ामी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच माजिद साहब, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि जी मुल्क में सियासी इस्तेकाम हो तो मुल्क आइडियल मुल्क बन सकता है, लेकिन ये सियासी अदम इस्तेकाम इन्हीं सियासतदानों ने लेकर आना है। ये फिर वो आवाम से जो कह रही हैं, क्या वो ये सारे सियासतदान आपस में भी खुद इस हवाले से बात कर रहे हैं आपके ख्याल में? जी बहुत शुक्रिया। मरीम नवाज साहिबा का बयान इस बात की निशानदही करता है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी ये एहसास है कि मामलात दुरुस्त नहीं चल रहे, और जब मामलात दुरुस्त ना चल रहे हो तो फिर हुकूमत का किरदार ज़्यादा अहम हो जाता है। और हुकूमत को ये चाहिए कि वो अपोजिशन जमातों से इंगेज करे और उनके मुतालबात के हवाले से जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं वो लेके आए। उसकी वजह यह है कि हुकूमत के पास ऑफर करने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि उनके पास फंड्स होते हैं, उनके पास पॉलिटिकल सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर वो होते हैं, सो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो अगर मुस्लिम लीग नून या वज़ीर आला पंजाब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात में सियासी इस्तेहकाम आए, तो उनको ही पहल करनी पड़ेगी और उनको ही कुछ ना कुछ रिलैक्स करना पड़ेगा दूसरी जमातों को। अपोजिशन पर कदगरे लगाकर, इंतकामी सियासत करके, मुकदमेबाजी करके मेरा ख्याल है कि सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं किया जा सकता। सो इसलिए पार्लियामान के अंदर से ही जमातों के बड़ों को बैठना चाहिए और हुकूमत को इस हवाले से खसूसी तौर पर किरदार अदा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मामलात खराबी की तरफ जाएंगे, जैसा कि हमें लग रहा है कि अभी भी जा रहे हैं।
मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, जिस तरह से आपने मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बात की, जाहिर है, लेकिन अभी जो हम ओवरऑल इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें अपोजिशन का उस तरह से प्रोडक्टिव रोल ना होना हो, जो मौशी हमारे पास सूरत हाल है वो भी हम सबके सामने है कि हम कितने ज़्यादा चैलेंजेस से दो चार हैं। जो दो के हुकूमत इस हवाले से बड़ी ऑप्टमिस्टिक है कि जी हम मामलात पे काबू पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वी ऑल नो कि कहीं ना कहीं उसका सारा बर्डन अवाम के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन टेबल टॉक के लिए कोई तैयार नहीं है। अपोजिशन में जुबानी पीटीआई है, वो कहते हैं जी मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करूँगा, वो हुकूमत से बात करने को तैयार नहीं है। हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो अलग सरापा एहतजाज हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। सो ये आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन ही उस तरह से नहीं है, तो बातचीत की तरफ कैसे जाएंगे मामलात? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की है। बुनियादी मसला ऑपोजिशन का एक्टिव ना होना भी है। असूलन तो ये होना चाहिए था कि जैसे ही ऑपोजिशन बनती है, हुकूमत के सामने वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते हैं, उन्हें अपनी शेडो कैबिनेट तश्कील देनी चाहिए, उन्हें हर मिनिस्ट्री के ऊपर एक शेडो मिनिस्टर अपॉइंट करना चाहिए और वो उस मिनिस्ट्रीज की कारकर्दगी के हवाले से सवालिया निशान उठाएं, स्पेसिफिक बात करें, ये अमूमी सियासी बातें ना करें, बल्कि ये बताएं कि इंडस्ट्रीज के अंदर ये मसाइल हैं, ट्रेड के अंदर, पावर इंडस्ट्री के अंदर ये जितने भी महकमे हैं, इंफॉर्मेशन है, इनके मसाइल की वो निशानदही करें और ये बताएं कि इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये तो है प्रोडक्टिव ऑपोजिशन कि जिसकी बुनियाद के ऊपर आप ये दावा कर सकते हैं कि हाँ हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये बहुत आसान होता है कि आप असम्बली में आए, डेस्क बजाएं, हल्ला गुल्ला करें, चीख चीख के तकरीरें करें और उसके बाद घर चले जाएं। तो इससे आप पार्लियामान की जो प्रेस्टीज है या उसकी वक़्त है उसमें इजाफा नहीं बल्कि कमी का बायस बनते हैं। तो ये बिल्कुल जिम्मेदारी तहरीके इंसाफ पर और दीगर छोटी अपोजिशन जमातों पर आयद होती है जिनका कौमी असम्बली के अंदर शेयर है कि उनको जो अपोजिशन करनी चाहिए वो नहीं कर रहे, उसकी बजाय वो अपोजिशन की जानिब से असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा के बैठ जाते हैं और उसके बाद वहां पे हल्ला गुल्ला करने के बाद वो फिर अपने अपने राहों पे वापस चले जाते हैं। बिल्कुल, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी जानिब जी, कल आर्मी चीफ की जानिब से भी बयान आया, उन्होंने कहा है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान जो नफाक पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जो बैरूनी ताकतें हैं उनमें डिजिटल दहशतगर्दी का भी उन्होंने जिक्र किया, जिस पे अब खासा जो कह ले बातचीत ले दे भी हो रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी ये बड़ा सेंसिटिव मौजू इसलिए भी है कि फेक न्यूज और डिजिटल इश्यूज के हवाले से पूरी दुनिया में मसाइल हैं और हमने देखा है कि कई न्यूज वेबसाइट्स ने, कई इदारों ने अपने फैक्ट चेक के अलहदा से डिपार्टमेंट और डेस्क बनाए हैं, क्योंकि बहरहाल एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ये मसला बिल्कुल मौजूद है और बड़ा संगीन मसला है। अब इसके अंदर मैं एक और चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि अगर ये तमाम मसाइल इनका एहतसाब किया जाए और वो जानिबदाराना हो या किसी एक पार्टी की तरफ हो तो फिर उससे शकूक व शुबात उठते हैं। अगर ये एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड हो, हर वो शख्स जितने फेक न्यूज के हवाले से, जितने गैर जिम्मेदारी के हवाले से कोई काम किया है उसे कटहरे में लाया जाएगा, तो फिर ये तासुर कायम होगा कि हाँ इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ये किसी एक मखसूस जमात के खिलाफ होगा या अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले लोगों के खिलाफ होगा तो फिर सियासी इंतकाम का तासुर बढ़ेगा और उसके ऊपर बात भी होगी कि इसका मकसद एक अक्रॉस दी बोर्ड इस्लाह करना नहीं है बल्कि इससे कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो अगर हुकूमत इस चीज से बच जाती है, इस चीज को अवॉइड करती है और ये इंप्रेशन नहीं बनाती कि ये किसी मखसूस हल्के के लिए है, तो फिर डेफिनेटली इसके असरात भी मुस्बत होंगे और उसका फायदा भी होगा। लेकिन अगर वो उसी पॉलिटिकल क्रैकडाउन के अंदर इसको यूज करेंगे तो फिर इसके ऊपर तनकीद होगी। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने चूँकि आपसे हमारी उस दिन के बाद बात नहीं हुई माजिद निज़ामी, लेकिन जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से जो एक्शन लिया जा रहा है फैज़ हमीद साहब के हवाले से, इस पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज फ़ौज की तरफ से कन्वे किया गया है कि फ़ौज के अंदर जो खुद एहतसाबी है उसका अमल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये मैसेज इतना क्लियर है जिस पे बात भी हो रही है। लेकिन अब सियासतदानों की जानिब से भी इस हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि 9 मई के वाक़यात में जो निशानदही थी मकामात की वो फैज़ हमीद का उसमें किरदार था। ये सारी चीज़ें दो के फ़ौज की जानिब से मैसेज दिया गया है, लेकिन
क्या आपको लगता है कि इस सेंसिटिव मामले के ऊपर जब ये आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के हवाले से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, उसमें सियासतदानों को इतना ज़्यादा इंटरवीन करके जो पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की मैं बात कर रही हूँ, वो इस वक्त मज़ीद कयास नहीं फैलाएगी? डू यू थिंक? मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जब इन सारे मामलात पे बात की जा रही है तो वो जनरल फैज हमीद के दौर में कहीं ना कहीं जनरल फैज हमीद से फायदे हासिल करने वालों में भी शामिल थे। और अब चूंकि जनरल फैज हमीद रिटायर्ड हो चुके हैं, उनका कोर्ट मार्शल होने जा रहा है, वो फौजी तहवील में है, तो अब मुस्लिम लीग नून ने अपनी गोलाबारी, सियासी गोलाबारी में इजाफा कर दिया है। और ये बड़ी अजीब बात होती है कि जब कोई शख्स एक वीक पॉइंट पे हो या वो कमजोर हो तो उसके बाद आप हक वो बन के सामने आ जाए। हालांकि तमाम डील्स के अंदर, पीडीएम की तश्कील के अंदर और तहरीक अदम एतमाद के अंदर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल था और जनरल फैज हमीद का रोल था, वो हम सबके सामने है। तो इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून अपनी सफाइयां देने की बजाय मेरा ख्याल है उसे खामोश रहना चाहिए और इस सारे मामले को अदालती तरीके से और उसका जो एक मखसूस तरीक़ाकार है उसके जरिए हल होने देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के ऊपर खुद भी बहुत इल्जामात है कि उन्होंने कहां कहां पे कैसे कैसे डील्स की हैं। ठीक हो गया। अच्छा माजिद निज़ामी साहब, 14 अगस्त के ऊपर बड़े अज़्म का इजहार किया गया है मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हों, वज़ीर आला हों, फिर इक़्तिदार की जो उन्होंने कहा कशमकश हो, साजिशें हों। 77 साल में जो गलतियां की हैं उसमें हमारा जो जर्नी है वो इतना ज़्यादा काबिल रश नहीं है, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। चूँकि कल 14 अगस्त थी और हमने आज़ादी के जितने साल मुकम्मल किए हैं, आपको लगता है कि जो अभी हम जिस जर्नी के ऊपर हैं, क्या हमने अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखा है और क्या हम उसी पाकिस्तान की तरफ या उसकी मंजिल की तरफ रवा दवा हैं जो शायद जिसका पर्पस यही था? जी, मुझे इससे कुछ इख्तलाफ इसलिए भी है कि इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्मी की कैफियत है उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो ये है कि हर इदारा, हर शख्सियत दूसरे का एहतसाब करना चाहती है, और मुझे लगता है कि हमें इस वक्त पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए खुद एहतसाबी की जरूरत है। पार्लियामान ये चाहती है कि वो सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब करे, सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि वो सियासतदानों का एहतसाब करें, एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो सियासतदानों का और सुप्रीम कोर्ट का दोनों का एहतसाब करें, और ये आपस में जो इनके अंदरूनी मामलात हैं कि कहाँ कहाँ पे इनसे खिलाफ वर्जियां हुई हैं, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने हुदूद से तजावुज किया है, मेरा ख्याल है उसकी तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। दूसरों के एहतसाब की बजाय अगर इदारे और शख्सियात खुद एहतसाबी की तरफ आएंगे और जहां जहां पे उन्होंने हदूद से तजावुज किया है उससे वो पीछे आएंगे, तो इससे मसाइल का बेहतर तरीके से हल निकल सकता है। अदरवाइज फिर यही होगा कि तमाम इदारे और शख्सियात आमने सामने होंगी जिस तरह इस वक्त हैं, एक दूसरे पे सियासी हमले किए जाएंगे, अदालतों में घसीटा जाएगा, अदालतों के कुछ फैसले जो पसंद आ जाए वो माने जाएंगे, जो पसंद नहीं आए वो नहीं माने जाएंगे, तो ये कैफियत चलती रहेगी। तो रियासत के बुनियादी सतूनों पर, बुनियादी असूलों पर अमल दरामद के लिए जरूरी है कि अगर आपको कोई फैसले नहीं भी पसंद, आप उन्हें भी माने, उनके ऊपर जरूर तनकीद करें, उनसे इख्तलाफ करें, और अपने इख्तियारात से आगे बढ़कर किसी दूसरे के मामलात में मुदाखलत की बजाय खुद एहतसाबी की तरफ आए ताकि पाकिस्तान कुछ आगे बढ़ सके। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि हम दूसरों पे तनकीद या उनके एहतसाब के हवाले से हटकर अपने आप के हवाले से इंडिविजुअल लेवल पे भी सोचें। अच्छा जी, इन द एंड बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कहा इन चंद दिनों में खुशखबरी मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका बिजली का बिल कितना आया माजिद निज़ामी साहब? देखिए, बिजली का बिल तो मेरा ख्याल है कोई 50,000 के लगभग है। तो उसमें मसला ये है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे जो घरेलू सारिफीन है उनका 85-86% जो है वो 200 यूनिट से कम बिजली कंज्यूम करता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत का और मायार जिंदगी का क्या मामला है। जो हम जैसे कुछ लोग हैं उनको बहरहाल इस चीज के ऊपर शुक्र भी अदा करना चाहिए कि वो कंफर्टेबल हैं और उनके हालात बाकी लोगों से बहुत बेहतर हैं। तो बिजली के बिलों के हवाले से ये मसला बिल्कुल दरपेश था, इसलिए वज़ीर आज़म ने 10 दिन की हुकूमत ने बिजली के बिलों में छूट भी दी। कई जगहों पे 9 अगस्त की बजाय उन्होंने कहा इसको 19 अगस्त तक ले जाएं,
तो ये धरनों के बाद से, सोशल मीडिया के एहतजाज के बाद से, खुदकुशियों की और कत्लों की खबरों के बाद से हुकूमत खासे प्रेशर में है बिल्कुल ठीक और उनको कहीं ना कहीं इस मसले का हल निकालना होगा। और अभी तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि इन्होंने बजट में से किसी और डोमेन में से कोई 50-60 अरब रुपए शिफ्ट करके तो इस साइड पे गरीबों को उन्होंने शिफ्ट करने हैं, ताकि वो जो घरेलू सार्फिन है, जो परेशान है, उनकी कहीं ना कहीं कोई इमदाद हो सके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच माजिद निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार माजिद निज़ामी हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट लेजेंड्स ऑफ 1947, जिसमें आपको सैर करवा रहे हैं हम नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साजिब है और आज यकीनन एक बहुत ही अच्छा और प्यारा दिन है। नाज़रीन, मैंने और मेरी तरह के हर नस्ल ने तो यही सुना है कि 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, लेकिन मुझे वो फीलिंग और वो मोमेंट रिलीव मैं करना चाह रहा हूँ कि किस तरह बीती थी हमारे अब्बा अजदाद और जो फेलो ब्रदर्स थे। तो इसीलिए आज मैं कैब की तरफ से इनिशिएटिव नेशनल हिस्ट्री ऑफ म्यूज़ियम लाहौर तशरीफ़ लाया हूँ, ताकि मैं वो सब महसूस कर सकूँ कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो क्या बीत रही थी उस वक्त के लोगों पर, और सब उन्होंने किस तरह मोमेंट पे सफ़र किया और किस तरह हम सब मिलकर एक कौम यूनाइट हुए आगे जाके। तो इसलिए आज ये बहुत ही अच्छा और प्यारा व्लॉग होगा आप लोगों के साथ। मैं आप सबको दिखाऊंगा कि क्या 1947 में लोगों पर आसानी बीती थी या नहीं बीती थी। तो इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा व्लॉग होगा। नाज़रीन, सबसे पहले जो बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी मेरे दिमाग में है वो ये है कि पीक हिंदू और मुस्लिम हेट्रेड एरा में इतने बड़े लीडर्स कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और गांधी कैसे कम्युनिकेट करते थे। आप देख भी सकते हैं कि हम उसी जगह पे आ गए हैं कि जहाँ पे गांधी और जिन्नाह टॉक्स करते थे। तो जो क्यूरियोसिटी है, ज़ाहिर सी बात है, तब व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, तो वो यकीनन वो जो है ख़त के ज़रिए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो जो कैप है उसने हमारे लिए एक बहुत बड़ा टैबलेट अरेंज किया है जहाँ पर वो तमाम ख़त हैं जो गांधी और जिन्नाह ने आपस में एक्सचेंज किए थे। तो आइए उनमें से हम एक पढ़ के देख लेते हैं। तो ये आपके सामने ओपन हो चुका है, जो बॉम्बे से भेजा गया था कायदे आज़म को मिस्टर गांधी की तरफ से, और इसमें ये बोला गया है कि लास्ट इवनिंग्स टॉक हैज़ लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन द माउथ, आवर टॉक्स एंड आवर कॉरस्पॉन्डेंस सीम टू रन इन पैरेलल लाइन्स एंड नेवर टच वन अनदर. We reached the breaking point last evening, but thank God we were unwilling to part. We resumed discussion and suspended it in order to allow my time for the evening public prayer. तो लिहाजा वो यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो उनके दरमियान रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो हर वक्त ट्राई करते रहे कि आपस में रिलेशन इम्प्रूव हो, और नतीजन जो एक दिन आया कि हिंदू और मुसलमान एक अलहदा कंट्री बने और पाकिस्तान और इंडिया वजूद में आए। नाज़रीन, मैंने हमेशा ही सोचा था कि अगर पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे होते तो उनका मैप किस तरह दिखता। ऑफ कोर्स पाकिस्तान और इंडिया को जब हम मैप पे देखते हैं तो एक अलग मुल्क के ज़रिए हमें दिखते हैं, लेकिन जब वो कंबाइंड होते थे तो उनका मैप कुछ इस तरह था। तो काफ़ी अच्छा विजुलाइज इन्होंने किया है कैप ने इस म्यूज़ियम में। तो अच्छी बात है कि जो लोग आते हैं उनको देखने को मिलता है कि किस तरह अच्छी तरह उन्होंने विजुलाइज़ करके ये मैप इधर रखा है, ताकि मुझ जैसे जो यंग जनरेशन है वो भी इंस्पायर्ड हो और मज़ीद हिस्ट्री को स्टडी करें। तो ऑफ कोर्स जब रेडक्लिफ अवार्ड आया तो पाकिस्तान और इंडिया इसी मैप के होते हुए अलग हो गए। तो नाज़रीन, अब जिस मोमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार था और जिस मकसद के लिए मैं इस म्यूज़ियम में आया हूँ वो ये है कि विटनेस करना और लिव करना उस मोमेंट को कि जो हिजरत करने वाले लोगों पे बीती। ऑफ कोर्स यहाँ पे 1947 के फसादात का एक पूरा एक
जो है शो है, अंदर जाके आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मज़े का होने वाला है, क्योंकि अभी भी मेरा दिल धड़क रहा है, क्योंकि मुझे सारी ऑडियो जो है सुनाई दे रही है अंदर के लोगों की हिजरत की। तो देखते हैं अंदर जाके किस तरह का माहौल होगा, और मैं फुल एक्साइटेड हूँ, तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अपने कंपार्टमेंट पानी से धो दिया। नाज़रीन, आप इधर आएँ और ये देखें कि ऑफ कोर्स हमने फ़िल्मों में तो ऐसे देखा ही है कि पुराने ज़माने में जब वो तसव्वुर करते हैं सूट केसेस बैगेज कैसे होते होंगे, लेकिन आज मैं अपनी नज़रों के साथ देख रहा हूँ कि जितना ही हम ऊपर जा रहे हैं उतना ही रफ़ कंडीशन हो रही है। कि आप ये देख सकते हैं कि 1900s और 50s के अराउंड इस तरह के सूटकेस होते हैं, और स्पेशली बॉक्सेस के दौरान भी काफ़ी जो महाजरीन हैं उन्होंने सफ़र किया है। तो सल्यूट है कैब को कि उन्होंने जिस तरह ये महाजरीन के रिश्तेदारों या दोस्तों से ये रिकवर किए हैं जो भी जंग के वक्त अनफॉर्चुनेटली पीछे छूट गए। तो अब आप भी यहाँ पे आके ऑफ कोर्स सबको देख सकते हैं, और मेरे लिए काफ़ी एक एक्साइटिंग मोमेंट है, क्योंकि मैंने इस तरह के सूटकेसेस कभी अपनी जो है 16 साल ज़िंदगी में नहीं देखे। कोर्स ये काफ़ी पुराने हैं, और लेकिन ये एक अच्छा नॉस्टैल्जिया है पुराने ज़माने के महाजरीन के लिए, तो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और अगर आपको लग रहा है कि अगर ये डब्बे खाली हैं, तो बिल्कुल ये डब्बे खाली नहीं हैं। ये डब्बे उन मेमोरीज़ और उस करेज से भरे हुए हैं जो हमारे महाजरीन ने सफ़र करते हुए छोड़े। तो अब ये कैब ने इसे रिकवर किया है, और अब ये मेमोरीज़ हम सब के देखने के लिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है कैब की तरफ से भी, और काफ़ी अच्छा नॉस्टैल्जिया और काफ़ी अच्छी जो है प्लेसमेंट इन सूटकेसेस की हुई। तारीखी शय नहीं, बल्कि ये वो ट्रेन, वो रेलगाड़ी है जहाँ पे लाखों लोगों ने सफ़र किया है उस मुश्किल हिजरत के वक्त पर। और अभी जो मैंने चीज़ देखी है, मैं आपको ज़बान से नहीं बता सकता, ये मेरे दिल में बस चुकी है। और अब मेरे लिए उतनी ही सिंपैथी जो है बढ़ चुकी है उन सब मुहाजिरीन के लिए, कि जिस तरह उन्होंने इतने मुश्किल वक्त में सफ़र किया, कि आप इमेजिन करें, तसव्वुर करें उस खौफ का कि आप रेलगाड़ी में जा रहे हैं और आसपास बंदूक से गोलियां चल रही हैं, कभी भी आपकी रेलगाड़ी रुक सकती है और आपको नहीं पता कि अगले सेकंड आपकी जान है या नहीं। लेकिन फिर भी आपने जिद्दोजहद की एक नए वतन के लिए, ताकि जो आगे आने वाली नस्लें हैं वो एक जो है मुख्तलिफ कल देख पाएँ। तो कैब की तरफ से काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस ट्रेन में वो सब महसूस करके। और फाइनली मुझे लगता है कि मेरा मिशन पूरा हो गया है, अब मैं वो सब रिलीव कर चुका हूँ जो मुहाजिरीन ने किया। तो ये बात तो पक्की है कि अब मेरे जो दिल है उसमें बहुत ज़्यादा जो है सिंपैथी बढ़ चुकी है मुहाजिरीन। A really important point about this museum is of course कि हमने अपनी पाक स्टडीज़ की बुक्स में भी पढ़ा है कि किस तरह जो रेफ्यूजीज़ हैं, सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम ये था कि जब हमारा मुल्क को जब इंडिपेंडेंस मिला तो इतने ज़्यादा लोग थे और उनको रखने के लिए रेफ्यूजी कैंप्स नहीं थे। तो ऑफ कोर्स अब आपको मैं दिखा सकता हूँ कि किस तरह एक जो है रेफ्यूजी कैंप एक फैमिली के लिए सेटल किया गया था। सबसे पहले तो टेंट है ऑफ कोर्स जो नॉर्मल होता है, एक लैंटर्न है और जो स्टिक्स से इसको होल्ड किया गया है, नो ब्रिक्स एट ऑल, जस्ट स्टिक। और जो काफ़ी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं ऑफ कोर्स जो है इसको जलाने के लिए, आग भी यूज़ करने के लिए। अगर आपको मैं अंदर दिखाऊं तो ऑफ कोर्स चार पहियाँ तो अभी भी काफ़ी कस्टम है, अभी भी लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो उसी तरह एक दो बर्तन, एक सूटकेस। और ये आप इमेजिन करें कि अगर किसी ख़ानदान में 4-5 लोग हों जिसमें से 2-3 बच्चे हों छोटे, तो उनको पालना कितना मुश्किल होगा इतने छोटे से कैंप में, और आसपास आपके बक्से भी पड़े हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ही हार्डशिप होगी इस तरह की लिविंग में। तो सैल्यूट है हमारे मुहाजिरीन को जिन्होंने इस तरह की जो मुश्किल वक्त पे अपना टाइम गुजारा, और अगर उन्होंने आगे जाके खिदमत भी की मुल्क के लिए, तो मेरे ख्याल से उन सबको खिराज तहसीन देना चाहिए। अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बहुत ही खूबसूरत रेडियो मेरी नज़रों के सामने है। ऑफ कोर्स अब जब पहले पार्टीशन का टाइम था तो हर बंदे को तो ख़त नहीं भेजा जा सकता था, तो एक ऑल इंडिया रेडियो सिस्टम से ही हर बंदे से कॉन्टैक्ट किया जाता था। तो काफ़ी खूबसूरत टेक्सचर और शेप में महफूज किया गया इस रेस्टोरेंट में। अगर मैं बटन टच करूँ तो दे आर स्टिल वर्किंग, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन और टेक्सचर है। तो इस तरह भी लोग इसको यूटिलाइज़ करते होंगे, ये तस्वर करने में काफ़ी मुझे मज़ा आता है। तो मूविंग ऑन के एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो इधर एक और है ऑफ कोर्स कॉइन्स। अब जो जिस तरह ज़माना बदल रहा है ऑफ कोर्स कॉइन रेयर हो जा रहे हैं, हर बंदा या तो कार्ड से पेमेंट करता है, कैश से पेमेंट करता है। तो कॉइन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शेप बेशक थोड़ी सेम है, लेकिन कुछ कॉइन्स है जिनके दरमियान थोड़ा होल था, टेक्सचर डिफरेंट था। और मैंने ये भी ऑफ कोर्स मैंने देखा है कि काफ़ी पहले सिक्के भारी भी होते थे। तो इट्स नाइस टू सी कि इन्होंने ये भी स्टोर किया है कि पहले लोग किस तरह सिक्कों को और कॉइन्स को कैरी करते थे। मूविंग ऑन, ऑफ कोर्स
हमने काफ़ी फिल्म्स और ड्रामास में देखा है कि जो पहले के जो टेलीफोन्स होते थे, अब तो ऑफ कोर्स डिजिटल हो गए हैं, लेकिन पहले वो इस तरह इसको मूव करते थे नंबर डायल करने के लिए। तो मेरे ख्याल से जो काफ़ी हाई वेल्दी अपर क्लास सोसाइटी ऑफ रेजिडेंट्स होते होंगे वो ही सिर्फ इसको यूज़ करते होंगे। और आप देख सकते हैं ये, और इसमें अभी साउंड भी आ रही है, तो मेरे ख्याल से कैब की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। ऑफ कोर्स ये माउस पीस है और ईयर पीस, सो इट्स नाइस टू सी अ रियली गुड लुकिंग टेलीफोन। एंड इस तरह ही सारे मुहाजिरीन पहले कॉन्टैक्ट करते हैं। ये वो दफ्तर है जहाँ पे मुहाजिरीन आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराते थे। आप पीछे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिहेबिलिटेशन ऑफिस। और सबसे मज़े की और जो प्यारी डिटेल मुझे लगी है कि उन्होंने जो कैप है, उन्होंने यहाँ पे टाइपराइटर रखा हुआ है। ऑफ कोर्स जो पुराने ज़माने में वहाँ पे लैपटॉप्स और पीसीज तो एग्जिस्ट करते नहीं थे, तो हर बंदा टाइपराइटर से अपनी जो रजिस्ट्रेशन है फाइल करता था। और हम यहाँ पे स्टैम्प भी देख सकते हैं, जो कप्स ऑफ टी हैं, नाइस डिटेल। और हम पहले तो मैं फ्यूज़ भी पीछे देख सकते हैं, कायदे आज़म की तस्वीर तो ऑफ कोर्स है, और आप रेडियो भी देख सकते हैं। तो काफ़ी एक अच्छा लुक दिया गया है पहले पुराने ज़माने को, और जिस तरह लोग आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कराते थे। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड रियलिस्टिक टू सी। तो मूविंग ऑन, स्पीकिंग ऑफ डिटेल्स, जो एक अनदर इंटरेस्टिंग डिटेल है, आपने भी कभी अपनी ज़िंदगी में वंडर किया ही होगा कि पुराने ज़माने में पासपोर्ट्स और वीज़ाज़ किस तरह के होते थे। अगर हम देखें तो एक रेजिडेंट का ये पासपोर्ट है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है, उर्दू लैंग्वेज भी है, हिंदी भी है और फ्रेंच लैंग्वेज भी है। तो दैट्स अ नाइस डिटेल। और आप देख सकते हैं किस तरह वो सारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स तो सेम है जिस तरह की आज भी फाइल होती हैं, लेकिन जो टेक्सचर है वो काफ़ी ही डिफरेंट है और काफ़ी गुड लुकिंग है, नाइस टू सी। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता जाऊँ तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी पासपोर्ट यहाँ पे मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरह डिटेल्स सारी दाइन है, और उनकी जो तस्वीर भी है वो भी इधर मौजूद है। तो अगर आप भी आके देखना चाहते हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पासपोर्ट किस तरह दिखता था, तो मोस्ट वेलकम, आप इधर आके देख सकते हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है और इंटरेस्टिंग टू सी। दिस इज़ रियली फन। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप भी अपना पुराना वाला पासपोर्ट बनाएं, तो यहाँ पे इस म्यूज़ियम में पूरा एक बॉक्स बिल्ट इन है, जहाँ पे आके आप अपनी पिक क्लिक कर सकते हैं और अपना पुराना पासपोर्ट भी बना सकते हैं। नाज़रीन, आगे जाके जो सेक्शन आता है उसे हम बोलते हैं डार्क रूम फोटोग्राफी इन पाकिस्तान। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाता चलूँ तो पुराने 1950s की सेंचुरीज़ का जो कैमरा है वो ऑफ कोर्स हमने फिल्मों में तस्वर किया होगा, लेकिन इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि ये आजकल के जो मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन में जो कैमरा उसके बरक्स काफ़ी लेंथ में भी बड़ा है, हाइट में भी बड़ा है और काफ़ी मोटा भी है। और इसकी जो पिक्चर है ऑफ कोर्स हम देखते हैं वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट में निकलती है। तो फाइनली मेरा एक ख्वाब था कि मैं भी इस तरह का ओजी जो पुराना कैमरा है वो देखूँ, और फाइनली आज मैंने देख लिया है। और अगर मैं आपको बता दूँ तो इसका जो नेम है वो है कोडैक ब्राउनी कैमरा, जो इसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट जो पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफर्स थे अजीज़ अहमद अजनीक, ऑफ कोर्स अच्छी बात है कि उनको रिकगनाइज़ किया गया, उनके वर्क को, उनका फ़ोटोग्राफ भी इधर है, उनके वो तमाम पिक्चर्स इधर मौजूद हैं जो उन्होंने अपने जो है पुराने कैमरे से खींची। और आपके लिए भी विजिटेबल है कि आप आके सब सारी पिक्चर्स देखें जो पुराने ज़माने के कैमरे से खींची गई हैं। तो इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग एंड फन टू वॉच। अब मैं आपको बताता चलूँ कि इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री सिर्फ 1947 तक नहीं रुकी, बल्कि मूविंग ऑन 1960s तक भी इसकी जो है हिस्ट्री मौजूद है, क्योंकि ये सारी पाकिस्तान की इब्तदाई फहरिस्त है। एंटरटेनमेंट का डिस्ट्रिक्ट भी है, और वो सारी फिल्म्स के पोस्टर भी इधर मौजूद हैं जो आगे जाके पाकिस्तान के अर्ली डेज में बनी। नाज़रीन, आगे जाके मुझे एक ऐसा कोट मिला है जो काफ़ी ही मज़े का है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि देयर आर टू पावर्स इन द वर्ल्ड, वन इज़ द स्वॉर्ड एंड अदर इज़ द पेन। देयर इज़ अ ग्रेट कॉम्पिटिशन एंड राइवलरी बिटवीन द टू। There is a third power stronger than both, that of the woman। मतलब कि पेन, कलम और तलवार से भी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वो है औरत, जिसको हमारे माशरे में आज तो है, लेकिन पीछे जब हम जाएं तो कोई भी अहमियत नहीं दी जाती थी। तो आइए एक पूरा एक ऑडिटरी विजुअल एक सेंटर इधर बना हुआ है जहाँ पे सीटिंग प्लान भी है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है कि हमारी जो ख़वातीन हैं उनका हमारी हिस्ट्री में क्या रोल है। ऑफ कोर्स काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है। तो आइए ज़रा ऑब्ज़र्व करते हैं। आप भी इधर आइए, तशरीफ़ लाइए और मेरे साथ बैठ के इसको ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर मैं आपको दिखाता जाऊँ तो आगे एक मिनिएचर है जो काफ़ी अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है। ये लाहौर से पेशावर तक के जो रेलवे स्टेशन है उसको भरपूर तरह से दिखाया गया, लेकिन दिस इज़ नॉट द वन दैट इज़ कैचिंग माई आई।
मेरी आंख तो सिर्फ इधर ही अटकी है क्योंकि यहाँ पे फैज़ अहमद फैज़ का एक पूरा एक कॉलम बनाया गया है, नूर जहाँ का भी कॉलम है और आगे भी एक कॉलम है। तो हिस्ट्री में बहुत ही पॉजिटिव किरदार है इनका हमेशा से। इनके जो शायरी है वो मैं खुद भी ज़्यादा पढ़ता हूँ और जितनी मुझे समझ आती है मैं कोशिश करता हूँ कि जब मैं और बड़ा होऊंगा तो और इसको समझूँ। हर जगह इनकी शायरी आज भी यूज़ की जाती है और उस ज़माने में तो इनकी वाह थी। तो इन्होंने भी काफ़ी पॉजिटिव रोल जो है अदा किया है पाकिस्तान की भी हिस्ट्री में और इंडिपेंडेंस की भी हिस्ट्री में। इनका एक बहुत ही मशहूर जो शेर है वो ये है कि ये दागदार उजाला ये शब गजीदा सहर, मतलब कि उजाला तो नया है लेकिन अभी भी ये गहरे डार्क धब्बों से भरा हुआ है और वो धब्बे हैं वायलेंस के, खून के। तो समझने के लिए तो ये दो मिसरे ही काफ़ी हैं क्योंकि ये दो मिसरे ही बहुत बड़ी बात कह जाते हैं। मूविंग ऑन, अब ये हस्ती तो किसी भी तारुफ की जो है इनको ज़रूरत नहीं है, मलका तरन्नुम नूर जहाँ, इनका भी काफ़ी अच्छा कॉलम डिज़ाइन किया गया है। अब आप सोचें कि इन्होंने किस तरह मॉडर्नाइज़ किया सिंगिंग को, स्पेशली पाकिस्तान में कि 1965 और 1971 की जंग से पहले हमारे जो फ़ौजी हैं इनके गीत सुन के ही मोटिवेट होते हैं। तो किस तरह आपके पावरफुल लिरिकल जो है गीत होंगे कि आप पूरी एक फ़ौज को जो है जज्बा दें। तो ऑफ कोर्स काफ़ी पॉपुलर ये थी और हम भी जब अब छोटे थे तो हमें पता चलता है, हमने सब ने इनका नाम सुना हुआ है। तो इनका कॉलम देख के मुझे स्पेशली बड़ी खुशी हुई क्योंकि इन्होंने गीत को पूरी दुनिया, ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बदल दिया। नेक्स्ट अब ये एक ऐसी हस्ती का कॉलम है कि जो एक जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की उसमें एक अनसंग हीरो थे। इनको इतना क्रेडिट या रेपुटेशन तो नहीं मिली लेकिन मैं आज इधर बैठा हूँ इन्हें इनका जो बकिया क्रेडिट है वो देने के लिए। इनका नाम है सादिक कैन। ऑफ कोर्स इन्होंने जो बहुत बड़े मॉडल्स जो हैं पेंट किए और कैलीग्राफी का भी इन्होंने शुरुआत की। कैलीग्राफी भी काफ़ी मशहूर है लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात या पसंदीदा बात जो इनके बारे में लगी वो ये है कि जो कैक्टस जो इधर पड़े हैं इनके साथ मनसूख किए गए हैं। कैक्टस इधर क्यों पड़े? क्योंकि इन्होंने कैक्टस को बहुत ज़्यादा पेंट किया, वो इसलिए क्योंकि इन्हें कैक्टस पसंद थे। और कैक्टस की खास बात यह है कि कैक्टस जितनी भी गर्मी या सहरा में रह ले और अगर उसको पानी भी ना मिले फिर भी वो मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में सफ़र या सर्वाइव कर लेता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप रेजिलियंट हो या फिर पेशेंट हो तब भी आप मुश्किल से मुश्किल जब दौर आता है तो उस पर सर्वाइव कर लेते हैं। और शायद ये एक तशबीह भी है हमारे मुहाजिरीन की तरफ से कि जिन्होंने मुश्किल से मुश्किल वक्त में सब्र किया, अल्लाह पर तवक्कल किया और बेशक एंड पे उन्हें उनका अजर मिला। इख्तिताम में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाऊं कि यहाँ पे इंटीमेट किया गया है उस वक्त के जो रेजिडेंट्स थे उनके कपड़े। ऑफ कोर्स हमारे पाकिस्तान का भी जो नेशनल ड्रेस है शलवार कमीज़, उससे से ये इंस्पायर्ड है कि उस वक्त के जो लोग थे वो किस तरह का लिबास पहनते थे। ये असली नहीं है लेकिन ये एक इंटीमेट किया गया है कि, और ये काफ़ी अच्छा है कि जब भी आप एंटर होकर इसको देखते हैं तो सिर्फ आपको उन लोगों की कुर्बानियाँ ही याद आती हैं। सो इट्स अ रियली नाइस स्टेप एंड नाइस प्रोजेक्ट बाय दिस म्यूज़ियम कि उन्होंने इस तरह इनको डिस्प्ले किया है ताकि हम भी एक अलग जो है फ़ील ले पाएँ कि किस तरह वो लोगों ने, जो बेशुमार लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। नाज़रीन, मेरा और आपका सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। आज मैं इस जगह पे जिस क्यूरी या जिस मकसद से आया था मेरे हिसाब से वो बिल्कुल भी पूरा हो चुका है क्योंकि मैंने वो मोमेंट सारी लिव कर ली हैं जो मुझे जिससे प्रॉब्लम थी। अब मुझे वो कोई भी सवाल परेशान नहीं कर रहे, अब मेरे सारे सवाल दूर हो गए। तो नाज़रीन, मैं आपको भी यही प्रेफर करूँगा कि आप इधर आएँ और नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम को ज़रूर विज़िट करें क्योंकि इसमें वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के रिलेटेड। और जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई पार्टीशन म्यूज़ियम नहीं, तो उनके सामने ही ये म्यूज़ियम है। मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ और इसको विज़िट करें। और अब आप देख सकते हैं कि नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम ने तो अपना काम कर दिया इन सब चीज़ों को इधर रख के। अब हमारा काम है कि हम 14 अगस्त को अच्छी जश्न के तौर पे मनाएं लेकिन हम उन्हें भी क्रेडिट दें और अच्छी तरह सबको इज़्ज़त भी दें। और मेरा आपका सफ़र यहीं तक है। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी, जहाँ पर हम ख़वातीन के एम्पावरमेंट की बात करते हैं और सोसाइटी में उनके रोल के हवाले से बात करते हैं। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह माशाल्लाह ये कहते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, खुशी भी होती है जब मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात का इंटरव्यू करती हूँ, उनका तारुफ आप लोगों से भी कराती हूँ जो अपनी फील्ड में एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं और जिन्होंने एम्पावरमेंट की जो वर्ड है या टर्म है उसको सही तरीके से जस्टिफाई किया, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू विमेन एम्पावरमेंट। आज
हमारे साथ ऐसी ही खातून मौजूद हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं, जिनका जो कहते हैं ना, उनकी जो प्रोफाइल है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और बहुत डाइवर्स चीज़ें हैं, क्योंकि जब मैं उनकी प्रोफाइल पढ़ भी रही थी तो फ़ैशन डिज़ाइनिंग हो, फार्मेसी हो, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, फैशन एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सारी वो चीज़ें हैं जो इनकी प्रोफाइल का हिस्सा है। और इसके अलावा भी बहुत लंबी प्रोफाइल थी, इसमें से मैंने चंद चीज़ें बातें आपको बताई हैं। चीवरिंग के हवाले से आपको पता है हमने इस पर बात की थी, उसकी भी लम्ह है, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। और साथ साथ जी इनके जो करियर है उसके हवाले से भी बात करेंगे। आसिया साहिल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो अभी हम सारी आपकी प्रोफाइल के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत डाइवर्स है और बहुत कुछ है आपकी प्रोफाइल में। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप हमारे देखने वालों के साथ थोड़ा सा अपना शेयर करें, जर्नी कैसा रहा आपका, इतना माशाल्लाह 3 डेकेड्स पे मुहित करियर है। बेसिकली मैं एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट हूँ। आई यूजुअली शेयर दिस बिकॉज आई फील कि औरतों को अगर आप बताएं कि अगर आप मुश्किल हालात से गुजरें तो तब भी आप हाई अचीवर बन सकते हैं। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई लॉस्ट माई हस्बैंड 8 years into my marriage in an accident and I had 2 little children, 3 and 7. तो चॉइस ये थी कि या तो मैं डिपेंडेंट अपने ससुराल पे या फैमिली पे हो जाती और वो मेरे जो लुक आफ्टर करते और मुझे सपोर्ट करते। सेकंड चॉइस वाज टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट एंड फॉलो माय ओन करियर एंड ब्रिंग अप माय ओन चिल्ड्रन एंड आई टुक द मोस्ट डिफ़िकल्ट पाथ। मगर मेरे वालिद ने मुझे ऐसे ही ब्रिंग अप किया था। ही वॉज अ वेरी विजनरी मैन एंड ही बिलीव्ड कि लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है, ना उनकी एजुकेशन में कोई फ़र्क होना चाहिए, ना उनकी पार्टिसिपेशन इन लाइफ में कोई फ़र्क होना चाहिए। व्हेन आई ड्रॉप्ड आउट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड गॉट मैरिड, ही वॉज द वन हु वॉज मोस्ट अपसेट। वो कहते थे अपनी डिग्री पूरी करो, काम करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Another thing which he said was कि जब तक 50% ऑफ फीमेल पॉपुलेशन काम नहीं करेगी इस मुल्क की इकॉनमी चेंज नहीं होगी। He was one of the believers who said कि औरत को इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, हर चीज़ में इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे दीन ने कभी मना नहीं किया। बिल्कुल ठीक। सो दीज आर ऑल कल्चरल इनहिबिशंस जो हमारे ऊपर इन्फोर्स की जाती हैं रिलीजन के नाम पे। रिलीजन का उससे कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मेरी हीरो तो हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और वो आज से 1400 साल प्लस पे बिज़नेस करती थी और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए काम करते थे। तो उनसे बड़ा तो कोई एग्जाम्पल औरतों के लिए है नहीं। सो आई फील ऑल द लिमिटेशंस आर just put on the women in the name of religion, or basically it's culture, not really religion. Yeah. अच्छा, अभी आप माशाल्लाह मुख्तलिफ अपने जो डोमेन्स हैं उसके अंदर काम कर रही हैं, जिसमें हमने एक फ़ैशन एंटरप्रेन्योरशिप का भी जिक्र किया। आपने एक बहुत सक्सेसफुल एक ब्रांड रन कर रही हैं लामा, और वो ब्रांड इटसेल्फ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि आपने 3 साल के अंदर उसको किस तरह से इस्टेब्लिश किया है। ये जो जर्नी है एक फार्मेसी के बैकग्राउंड के बाद फ़ैशन की तरफ आना, ये पहले आप फ़ैशन की तरफ थी, ये थोड़ा सा हमें बताएं। After my husband's passing away, I rejoined the university. पंजाब यूनिवर्सिटी वापस गई, फार्मेसी की डिग्री पूरी की। अच्छा, और साथ साथ अपना ब्रांड लॉन्च किया डिज़ाइनर कलेक्शन के नाम से। सो लामा इज़ अ लिटिल बेबी। द बेसिक एडवेंट इनटू फैशन वाज डिज़ाइनर कलेक्शन। और वेस्टर्न वेयर मैंने किया जो 30 years ago was very unusual. 1992 में you started doing that. My first exhibition was in 1992. क्योंकि जब मैंने वापस अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो उसमें I had a few years to go before I started working. Okay. But 2 बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो उनके अखराजात के लिए I had to think of some other diversion. और महल एंटरप्रेन्योरशिप आपके ब्लड में होती है, you are either born an entrepreneur or not. And I got it from my father. Wow. And मेरे दोनों भाई उसी वक्त लम्स से ग्रेजुएट किए थे और मैंने पहली एग्जीबिशन की which was a huge success
और ये नए नए यपीज़ जो निकल रहे थे ना, लम्प से निकल रहे थे ग्रेजुएट करके, तो वो इम्पोर्टेड ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे और लोकल ब्रांड्स वो पहनना नहीं चाहते थे, दे वर टू ट्रेंडी. सो आई स्टार्टेड ऑफ बाय डूइंग मेंस सूट्स ओके एंड विमेन सूट्स. तो औरतें तो उस ज़माने में सूट पहनती नहीं थी, मेरा हाल है अभी कम ही पहनती हैं. और आई सी वेरी फ्यू विमेन ऑन मीडिया वेयरिंग सूट्स एंड अदरवाइज अभी भी सूट बहुत कम पहनते हैं लोग यहाँ पे, मगर आदमी पहनते थे. सो 30 years आई डिड मेंस सूट्स. लॉन्च तो मैंने कर दिया, मगर आई रियलाइज्ड कि विदाउट हैविंग द नॉलेज माई सेल्फ आई कैन नॉट क्रिएट इट. A men's suit is a very scientific creation. Absolutely, or even women. I A get suit. it. Yeah, suit. Not yeah. The Chegas Western- ka हाँ. dupatta and a No, that's garara like and a all suit, that. yeah. That's just not me. Yeah. तो then I went and I उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, और कोई आपको अगर कैटलॉग कोई चाहिए होती थी तो आपको लंदन जाके ख़रीदनी पड़ती थी. So 3 years running I would spend every summer in London and I took training in garment making, in garment accessories, pattern making, क्योंकि कॉलर 4 किस्म के कैसे बनने हैं अगर आपको खुद पता नहीं तो आप मास्टर से नहीं बनवा सकते. और जो सूट है उसका स्ट्रक्चर इतना साइंटिफिक है कि मेरी साइंस बैकग्राउंड उसमें बहुत काम आई मेरे. तो I did suits over the years. I worked with film stars, I worked with models, I worked with generally काम करने वाले लोग. And sometimes, you know, somebody walks in with their 16-year-old, 18-year-old and they say कि आपकी उस एग्जीबिशन से मैंने एक जैकेट खरीदी थी और आज मैं अपनी बेटी को लेके आया हूँ आपके लिए. So it's interesting to work for 3 generations. Absolutely. And it has been a nice, you see there's the pharmaceutical side जो कि बिल्कुल ही dry है, और एक आपकी फैशन की साइड है जो बहुत ग्लैमरस है, बिल्कुल ग्लैमरस है. तो मेरे को इटालियन सप्लायर्स आए हुए थे और दिन को मुझसे नेगोशिएट कर रहे थे रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस. शाम को आई टुक देम टू माय स्टोर एंड दे सेड द आसिया वी मेट इन द मॉर्निंग वाज अ डिफरेंट पर्सन एंड द आसिया नाउ इज अ टोटली डिफरेंट पर्सन. तो मेरा ख्याल है कि आपका ना एक साइंस साइड होता है, प्रैक्टिकल साइड होता है, और एक आपका दूसरा आर्टिस्टिक क्रिएटिव साइड होता है. तो आई somehow was able to cover both sides. That's and amazing. I think that balanced my life. Yeah. And that brought in my whole family into fashion. And एक भाई का ज़का मॉल्स के नाम से है, दूसरे भाई का अलमास के नाम से है, and my son launched basically, my son and my daughter-in-law अमल, उन्होंने मिलके लामा लॉन्च किया है. Okay. 3 years ago. I'm one of their founder directors and I keep guiding them, but basically it's their baby. It's their baby. Yes. But yeah, और आपने ये चीज़ अपनी बेटी को भी दी है, मदिहा को, because I know her personally. उनकी जो ज्वेलरी कलेक्शन हो या everything she does, she is amazing. और वो जो entrepreneurship की आप बात करी थी कि it runs in the blood, either you are born with it और या नहीं होते हैं. So I think मदिहा has नॉर्मली that आप talent. देखें ना, जिन फैमिलीज में लोग नौकरियां करते हैं ना, वो रिस्क नहीं लेते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का. सो इट्स अ बिग रिस्क. आप रिस्क ले रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं. नौकरी जो है वो तो एक स्टेबल सी एक इनकम है आपकी. मदिहा माशाल्लाह इज एक्सट्रीमली क्रिएटिव. Absolutely. और वो मेरा हाल है इट्स फ्रॉम द एज ऑफ 12-13 मेरी एम्ब्रॉयडरीज डिज़ाइन करती थी और मेरे शूट्स ऑर्गेनाइज करती थी. Wow. एंड शी वुड थिंक ऑफ अ न्यू थीम विद एवरी शूट के इसमें ये करना है, उसकी बैकग्राउंड कैसी बनानी है, बिल्कुल, उसकी बिल्कुल. एक्सेसरीज क्या होंगी. एंड another beautiful part of Madiha is that she is very sensitive to our country, to humans, to basically humanity. और वो बहुत ज़्यादा करती है. मेरा हाल है मैं उतना नहीं कर सकी कभी भी जो उसने थोड़े से अरसे में किया. वर्किंग विद स्पेशल चिल्ड्रन, वर्किंग विद डिजर्विंग पीपल, वर्किंग विद द वंस हु आर शन्ड बाय सोसाइटी. और अभी भी वो एक प्रोजेक्ट में ज़रका के साथ द हब में काम कर रही है. और यू नो चिल्ड्रन फ्रॉम द रेड लाइट एरिया, देयर एजुकेशन एंड देयर स्टेबिलिटी. सो शी इज़ फार अहेड from me
in philanthropy. जबरदस्त। और वो अल्लाह के लिए जो काम करती है ना, वो मुझसे बहुत आगे है उसमें। क्या बात है। क्योंकि मैं तो कोप करती रही अपनी रिक्वायरमेंट्स के साथ, Yeah. बट शी हैज़ माशाल्लाह, शी टेक्स टाइम आउट फ्रॉम हर वर्क, वेरी बिजी शेड्यूल. शी इज़ अ फार्मासिस्ट ऑल्सो, शी इज़ Yeah. डायरेक्टर टेक्निकल इन आवर फार्मास्यूटिकल कंपनी, एंड देन शी हैज़ हर own jewelry and Yeah. giveaways brand, and then she finds time where she goes to help. Other ये things. बैलेंस रखना हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता, और ये इस बैलेंस के हवाले से तो मैं सवाल करूंगी, बट चीवनिंग के हवाले से भी मैं सवाल करूंगी. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? I'm a very unusual evening candidate. To start Unusual? with, very unusual, Okay. yes, because people don't think of going for a scholarship at the age of 55. So when my son finished his BBA and MBA, I said, okay, now I'm taking a year off. तो चीवनिंग वाले आए लाहौर चेंबर में, और आई वाज ऑन द बोर्ड ऑफ द लाहौर चेंबर, एंड द प्रेसिडेंट आस्क्ड मी टू ऑर्गेनाइज an information session for them and invite all the members. अच्छा, वो information session मैं host कर रही थी. By the end of the presentation, I asked them, it is basically a leadership scholarship. It's not an academic. जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ कि ये आपका GPA कितना है, it doesn't matter. आपके अंदर क्वालिटीज, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कितनी है, और आप आके वापस अपने मुल्क को क्या दे सकते क्या हैं. कंट्रीब्यूट कर That is the most important. yeah. That is what they're looking for. तो by the end of that whole session, I asked them कि आपकी कोई एज कैप तो नहीं है, because Fulbright की तो 45 years है, और मोस्टली स्कॉलरशिप्स की एज कैप्स होती हैं. तो इन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई एज कैप नहीं है. मैंने कहा ओके, आई एम गोइंग टू अप्लाई. They said you're most welcome if you qualify. And I did apply. This was in 2013. Oh wow. And I got the Chevening Award. Okay. और मेरे बच्चे हंस रहे थे when they were sending me off. They said लोग अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, हम अपनी अम्मा को भेज रहे हैं. मैंने कहा नो, आप नहीं भेज रहे, अम्मा ने स्कॉलरशिप ली है. आप भी स्कॉलरशिप लिए, मैं आपको भी भेज दूंगी. That's interesting. So that was a life changing year for me. Okay. और at 55 you go back to university with kids who are your kids age. Mostly जो क्लास थी वो मेरे बेटे की उम्र की थी. ठीक है. और it was very interesting for that 1 year of work, of everything. मैं ऑनलाइन अपना काम शाज़ो का फिर भी कर रही थी. Okay. और मैं अपनी वीकली अपनी रिपोर्ट लेती थी अपने डिपार्टमेंट से, और अपनी बाइंग डिसीजंस करके अपने भाई को भेजती थी, वो उनको फॉर्मलाइज करता था. मगर अच्छा, एक और जो चीज़ थी कि जब मैंने अप्लाई किया तो मैंने सोचा कि मैं किस फील्ड में जाऊं, बिकॉज मेरी एक फील्ड फार्मास्यूटिकल्स थी, ठीक है, दूसरी फैशन थी. एंड आई थॉट कि आफ्टर 25 years ऑफ वर्किंग इन बोथ दीज फील्ड्स, तो अब इन्होंने मुझे क्या सिखाना है. आई कैन टीच देम अ फ्यू ट्रिक्स. So I thought about it. So from the platform of Lahore Chamber of Commerce, I had been working for women empowerment. Okay, makes sense. और from 2001 से इन्होंने मुझे कमेटी women development की दी हुई थी. तो I felt कि वहाँ मेरी knowledge lack करती है कि दुनिया में empowerment के लिए क्या हो रहा है. हम समझते हैं ना western countries जो हैं वो ज़्यादा developed हैं और वो ज़्यादा rights देती हैं औरतों को. तो मैंने सोचा कि जेंडर के ऊपर काम किया जाए और पॉलिसी एंड प्लानिंग फॉर जेंडर के ऊपर काम किया जाए, क्योंकि मैं स्टेट बैंक के साथ काम कर चुकी थी, स्पेशल लोन्स फॉर विमेन, और जनरली आई वाज वर्किंग फॉर स्टार्टअप्स एंड मेंटोरिंग स्टार्टअप्स, एंड आई वाज वर्किंग विद विमेन. सो आई फेल्ट कि मैं एक प्योर साइंस स्टूडेंट हूँ, मेरी नॉलेज उसके बारे में बहुत कम है. सो आई अप्लाइड फॉर जेंडर. Okay. A master's in gender and policy making. Okay. And I got admission based on not on my academics of pharmacy की degree, but based on my work. जो आपने किया था, जो 20-25 साल मैंने औरतों के लिए काम किया, उसके basis पे I got the admission at SOAS, which was in the top 10 universities for gender degree. That's amazing. And that 1 year, and when I was coming back after finishing my degree, तो जो हमारी डीन थी, शी इज़ हाफ जर्मन हाफ इराकी, शी सेड, आसिया, आई होप यू लर्न समथिंग हियर बिकॉज वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू. आई यूज्ड टू इन क्लास टेल देम कि ये जो आप पढ़ा रहे हैं ना, ये ऐसे है नहीं. अच्छा. द फैक्ट्स आर चेंज्ड बिकॉज यू सी
एक आपका कोर्सेज बनते हैं, उनको किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो Absolutely, गए. yeah. You need to keep evolving. जेंडर्स के साथ जो रिलेशन है या जेंडर की जो एम्पावरमेंट है With time या evolve हुई यू नो बिल्कुल इवॉल्व होती है. Yeah. और आपको इवॉल्व करना पड़ता है. इनका फ्रॉइड्स थ्योरी जो है ना वो अब नहीं चलती है. अब आप उसको प्लीज निकाल दें कोर्स में से. अच्छा, टॉकिंग अबाउट जेंडर, आप पाकिस्तान के अंदर भी यू नो विद टाइम, अभी हम ऑफ एयर ये डिस्कशन कर रहे थे, चीज़ें बड़ी इवॉल्व हुई हैं, विद आइदर इट्स फैशन और समथिंग एल्स, बट विद टाइम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस डू यू थिंक कि आ रही है, या मज़ीद हमें इस पर काम करना है, या ये ऑटोमेटिकली चीज़ें इवॉल्व? देखिए, एक तो लोग समझते हैं कोई फेमिनिस्ट है तो वो पता नहीं एक अजीब सा हमारा ना कॉन्सेप्ट बन गया है. मुझे फेमिनिस्ट बनाने में बहुत बड़ा हाथ था मेरे फादर इन लॉ का. ठीक है. You know, when my husband passed away, he made me sit down and he said, तुम्हें लोग प्रेशराइज करेंगे, तुम बहुत यंग हो कि तुम दोबारा शादी कर लो, मगर तुम रोटी कपड़े के लिए शादी मत करना. That you can do yourself. So I think मुझे फेमिनिस्ट बनाने में उनका बहुत हाथ है, मगर अपने बेटे को फेमिनिस्ट बनाने में मेरा बहुत हाथ है. So being a feminist doesn't mean the stupid slogans like मेरा जिस्म मेरी मर्जी. I don't believe in that. Feminist is being able to be a human first and a gender second. You are so right about it. सबसे पहले हम एक इंसान हैं, और इंसान आदमी हो या औरत हो, doesn't matter. The real thing is कि आप एक इंसान हैं. Secondly, आप औरत हैं या आप आदमी हैं. And I always say कि एक औरत जो काम करती है उसको आप क्रेडिट दें, वो हर रोज़ 2 काम करती है. उसका जो प्राइमरी जॉब है as a caretaker, as a mother, as a wife, as a daughter, वो कभी चेंज नहीं होता और उसको कोई कॉम्पनसेट नहीं करता. वो उसी ने करना है. उसके अलावा वो घर से निकलती है और वो कमा के लेके आती है अपने घर के लिए. तो वो 2 जॉब्स एट अ टाइम करी. गिव हर क्रेडिट फॉर दैट. एब्सोल्युटली. और जब भी पॉलिसी मेकिंग की बात होती है गवर्नमेंट के साथ, तो मैं कहती हूँ नहीं, इक्वालिटी की बात ना करें आप मुझसे. आप हैंड होल्डिंग और सपोर्ट की बात करें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो सपोर्ट फॉर अ वुमन बिगिंस एट होम, फ्रॉम द मेन ऑफ हर हाउस होल्ड. मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी. हम डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. ब्रेक के बाद वापस आ गए जी. आसिया साहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं और इनकी जो लाइफ जर्नी है वो इतनी इंस्पिरेशनल है, उसमें इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन है कि मुझे लगता है कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ख़वातीन जो एक एज में या एक स्टेज पर आकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड या डीमोटिवेटेड होती है, उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि आपने अपने सफ़र को कैसे जारी रखना है और कैसे आपने अपनी मुख्तलिफ साइड्स को अपने करियर वाइज उसको यूटिलाइज़ करना है. हम विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से तो बात कर रहे हैं, लेकिन आसिया साहिबा ने भी, हम ऑफर भी ये बात कर रहे थे कि कोविड ने ख़वातीन के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट भी की हैं. उनको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करना आप इत्सेल्फ ज़िम्मेदारी इदारों की भी है, मतलब स्टेट की भी है, और ख़वातीन ख़ुद भी इस तरफ तवज्जो दें तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. बेसिकली कोविड की वजह से ना हर चीज़ बंद हो गई. स्टोर्स बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, businesses बंद हो गई, and people in Pakistan had to go fast forward 10 years. ये शायद हम 10 साल में सफ़र करते, जो कि हमने कुछ महीने में कर लिया. We had to find a way out. Even जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे उनकी ऑनलाइन सेल्स नहीं थी, उनकी वेबसाइट्स नहीं थी, उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे. तो रातों रात लोगों को ये डेवलप करना पड़ा. इससे ये हुआ कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया ऑफ ऑनलाइन सेल्स, बिकॉज देयर वाज नो चॉइस. और उसमें मैं समझती हूँ औरतों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है. मगर उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी डिटेल्स, उसकी प्राइसिंग, उसकी हर चीज़, कि आप अपने आप को कैसे शो करते हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आपको अपनी वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है. और हमारे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट अभी तक नहीं है.
मैडम यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, आप ये Internet, सोचें जी। आप तो हमारे पास की बात पेमेंट कर रही हैं। गेटवेज नहीं है, तो उसका भी सोल्यूशन पाकिस्तान ने ढूंढ लिया विद COD, कैश ऑन डिलीवरी। या तो वो मैं जब इंटरनेशनली ये बात करती हूँ तो लोग हैरान होकर मेरी शक्ल देखते हैं कि कि ये व्हाट क्या इज है? COD। मैंने कहा वहाँ क्योंकि प्लास्टिक मनी नहीं है Yeah. और सब कैश पे काम करते हैं, तो इट्स कैश ऑन डिलीवरी। Yeah. तो आप जब डिलीवर होती है आपकी गुड्स तो आप पेमेंट करते हैं और आप ले लेते हैं। तो ये एक डिवाइस कर लिया पाकिस्तान ने अपना सोल्यूशन, और ये साउथ एशिया में भी नहीं है जितना पाकिस्तान में है, बिल्कुल एंड इट ऐसा इज स्टिल रनिंग इन द सेम फैशन। सो आई फील कि औरतों के लिए एक बहुत बड़ा, स्पेशली जो घर से काम कर रही हैं ख़वातीन, जो हैंडीक्राफ्ट्स बना रही हैं, जो हैंड एम्ब्रॉयडरीज बना रही हैं, जो ऐसी चीज़ें बना रही हैं जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं दुनिया में, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई हैव बीन मेंटोरिंग मल्टीपल वेमेन फ्रॉम डेरा गाजी खान, चोटी ज़हीर खान, मतलब ऐसे गांव जहाँ पे आपके पास सिवाय एक स्मार्टफोन के और कुछ नहीं है, मगर आपकी सप्लाई चेन में बहुत सी औरतें हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जो हैंड एम्ब्रॉयडरी में बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल ठीक है। So to develop their products and to ensure a safe platform of sales for them, I think the government needs to intervene. Absolutely. और इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स ने बहुत ह्यूज शोरूम्स बनाए हैं जहां वो आर्टिजन्स का काम डिस्प्ले करते हैं और बेचते हैं। दे हैव ओवर 25,000 आर्टिजन्स वर्किंग फॉर देम। दे हैव 8 स्टोर्स इन बांग्लादेश, एंड वहाँ पे अगर आप कुछ लेने के लिए जाएं तो आपका 20 मिनट्स वेटिंग टाइम है बिल बनवाने के लिए। सो और वो क्या है? क्राफ्ट्स। क्राफ्ट्स हैं। Crafts converted into sellable products. Yeah. So that is what we need to focus on for our women who are working from home. बिल्कुल ठीक है। That opportunity has to be given. Yeah. हर एक बंदा डिग्री करके नौकरी नहीं कर सकता। आपको ना, I think entrepreneurship is a driver of change in a country's economy. Absolutely. छोटा एंटरप्रेन्योर चेंज लेके आता है, बड़ी कॉर्पोरेट्स नहीं लेके और आते। दुनिया भर में आसिया साहिबा कॉन्सेप्ट है कि लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ज़्यादा उनको इनकरेज किया जाता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाती है ताकि स्किल हो, रोल प्ले कर सके। और हमारे यहाँ जिन एरियाज़ की आप बात कर रही हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो इस तरह काम कर रही हैं, लेकिन वही बात है कि सप्लाई चेन के अंदर जो मिडिल मैन है या कोई और है जो उनका मुआवजा है वो भी उनको ठीक तरीके से नहीं मिल रहा, नहीं और मिलता। उनकी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में उस तरह से इजीली अवेलेबल नहीं है। मेरी एक ड्रीम है, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टू माय डॉटर द अदर डे मदीहा, कि मैं एक बनाना चाहती हूँ डिस्प्ले की जगह जहाँ स्पेशली रूरल एरियाज से जो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनके प्रोडक्ट्स बिकें और उनको पेमेंट्स हों ऑन टाइम, उनको प्रॉपर उसकी प्राइस मिले और उनको उनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो टू पब्लिक एंड दे आर पेड इन टाइम, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं फाइनेंसेस टू रन दैट। वो जोड़ा टू जोड़ा बेच रही होती हैं और अगला बना रही होती हैं। सो वी, आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू, वी हैव a female chief minister, and I would request her to look into that. Lovely. You know, government level पे इसको देखना organize चाहिए। करने की ज़रूरत है। इन द एंड चूँकि मेरे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहूँगी, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा बोला है, इतनी अच्छी बातें की हैं, इतना इनकरेज किया है, मैं ख़ुद बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं चाहूँगी बहुत सारी बच्चियाँ, लड़कियाँ देख रही होंगी जिनकी लाइफ बड़ी चैलेंजिंग होगी कहीं ना कहीं, जैसे आपने अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया और आपका सपोर्ट सिस्टम मौजूद था, कुछ के पास नहीं होता, क्या मैसेज देंगे आप? मेरा तमाम बच्चियों को, ख़वातीन को, औरतों को ये मैसेज है कि बिलीव इन योर सेल्फ। मैं हर अपनी टॉक पे बात करने से पहले सबसे पहले यही कहती हूँ कि आप अपने अंदर यकीन रखें, आप अपनी काबिलियत पे यकीन रखें, आप एज ए ह्यूमन बीइंग अपने अंदर बिलीव करें। आप बिलीव करेंगे तो आपकी सराउंडिंग के लोग बिलीव करेंगे, सराउंडिंग बिलीव करेगी आप में तो दुनिया बिलीव करेगी आपके अंदर। और फर्स्ट यू आर अ ह्यूमन, देन यू आर अ मैन और अ वुमन, एंड ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने आप में यकीन रखें और अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आएँ कि येस यू कैन डू इट।
and you will do it inshallah. इंशाल्लाह थैंक यू वेरी मच. Thank you, इट वाज thank you, लवली thank you. हैविंग यू ऑन शो. आसिया साहिल हमारे साथ मौजूद थी जी. उन्होंने ख़वातीन के हवाले से, विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बात की और अपनी लाइफ जर्नी को भी हमारे साथ शेयर किया. उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा. इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल. फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा. कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.